वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोर चैनल। तो ये है हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसे बिल्कुल देख कर जाना चाहिए, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। आए हो तो वीडियो पूरा देख लेना, बहुत काम का चीज़ है। स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में पाइराइट यानी खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पाइराइट जो है बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ख़ास करके रोहतास के अमझोर क्षेत्र में। कहाँ? अमझोर क्षेत्र में। कौन कौन रोहतास रोहतास का कोई अगर देख रहा हो इस वीडियो को तो कमेंट कर देना रोहतास। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सूचना का अधिकार कब पारित हुआ है? 2005 में हुआ है। कितना में? 2005 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। आरटीआई है क्या? तो आरटीआई के तहत हम क्या कर सकते हैं, जो भी मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में मेरा कितना रिजल्ट मेरा नहीं आया, ठीक है, किस कारण से नहीं आया है, वो मैं जानने का मेरा हक है ना। जैसे देखते हैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है तो क्या करते हैं, उसमें रिजल्ट ही नहीं मिलता है, ठीक है, आपका डायरेक्ट नाम आएगा, है ना। तो ये सब गलत है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आरटीआई कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमको ये कब पारित हुआ है? आरटीआई 2005 में हुआ है। आगे किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ है। कब हुआ है फ्रैंकफर्ट की संधि? 1871 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मनी का एकीकरण 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ पूरा हुआ, जो फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी? फ्रांस और प्रसा के बीच। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, सबको अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। किस अर्थशास्त्री ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन नाम के अर्थशास्त्री ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, ये बनते हैं, बनाए जाते हैं, मनुष्यों के प्रयास से बनते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? ये स्वराज लिखा हुआ है, स्वराज्य, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस जवाहरलाल नेहरू जो थे वही, इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। ये कहाँ हुआ था? दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी। आगे, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था, याद रखिएगा। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे 1920 में जो गठित हुआ था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ए आई टी यू सी, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। अच्छा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई है? तो ये भी याद रखना है, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को स्थापना हुआ है किसका? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? लाला लाजपत राय रहे हैं। आगे, भारत में स्थित कांवर झील पक्षी अभयारण्य, कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। और यह भी एक क्या है? गोखुर झील है, ठीक है, गोखुर झील है ये। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बेगूसराय में है। आगे, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण और निश्चित परिणाम क्या माना जाता है? तो हमें ऐसा लोकतंत्र में ऐसा सरकार चाहिए होता है जो क्या है? उत्तरदायी हो, वैलिड हो और पारदर्शी हो, जो पारदर्शी शासन कर रहा हो। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण और निश्चित परिणाम क्या है? उत्तरदायी, वैध और पारदर्शी शासन। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अयस्क सर्वोत्तम गुण वाला है? बताइए कौन सा है? तो मैग्नेटाइट जो है, इसमें देखिए सही से लिखा हुआ नहीं है, मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का अयस्क है लोहा का, मैग्नेटाइट। इसमें 70% लोहा का अंश होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% तक लोहा के अंश पाया जाता है, ठीक है। हाँ जी, और चुंबकीय गुण तो इसमें होगा ही।
बिहार में 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी जो नील की खेती करते थे। और इसमें 20 कट्ठा में से कितना कट्ठा? 3 कट्ठा देना पड़ता था, 3 कट्ठा में नील की खेती करना होता था। आगे देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट यानी एचडीआर के अनुसार देशों की तुलना करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार क्या माना गया? तो प्रति व्यक्ति आय, वहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा। जैसे कोई देश है तो वहाँ का प्रति व्यक्ति आय कितना है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है लोगों का, और शिक्षा का स्तर कैसा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्वास्थ्य में सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, इस पर थोड़ा, इस पर लिखने में समस्या हो रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा, वहाँ के शिक्षा का लेवल क्या है वहाँ के लोगों का, इससे पता चलता है कि इसी के तहत जो है देशों की तुलना किया जाता है किसमें? मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार। और ये देता कौन है? यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है यूएनडीपी का, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और यही क्या करता है? इसी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है? प्रकाशित होती है, ये याद रखिएगा। यूएनडीपी ही मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। और यह किससे देशों की तुलना इसमें किन किन आधारों पर किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर प्रति देशों की तुलना की जाती है, ठीक है। इसे प्रकाशित कौन करता है? यूएनडीपी करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूएनडीपी करता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना का रख रखाव कौन करता है? बताइए। तो ये करता है NHAI, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका NHAI है क्या? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन में हो सकता है कि NHAI ना हो, ये लिखा हुआ रहेगा क्या? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना होगा अच्छे से, ठीक है ना। कौन करता है रख रखाव? रख रखाव कौन करता है? राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना का रख रखाव कौन करता है? NHAI करता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आगे चलते हैं, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना किस चरण के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा सर्वेक्षण और मानचित्र के अंतर्गत आता है। सर्वेक्षण और मानचित्र के अंतर्गत देखिए, संसाधन नियोजन के प्रथम चरण में देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान, सर्वेक्षण और मानचित्र और उनका गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना किसके चरण के अंतर्गत आता है? किस चरण के अंतर्गत आता है? तो यह आएगा सर्वेक्षण और मानचित्र। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये करने वाला था लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय इसने क्या किया था? तो भारतीय जितने भी क्या थे समाचार पत्र थे उन पर बैन लगा दिया था, ठीक है। बैन नहीं लगाया, कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। कड़ा प्रतिबंध, एक तरीके से नियंत्रण रखा कि क्या क्या छापना है क्या नहीं, ये, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन ने किया था, क्या किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 ईस्वी में। और रिपन ने इसे समाप्त किया था। किसने किया था? रिपन ने इसको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। आगे देखते हैं, नेपाल में 2006 के जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका था जन राजशाही को समाप्त करके लोकतंत्र की बहाली करना, है ना। क्योंकि 2006 तक क्या था? राजतंत्र था नेपाल में 2006 ईस्वी तक। तो इसे हटाकर क्या किया गया? लोकतंत्र को बहाल किया गया, मतलब लोकतंत्र लाया गया। औद्योगिक क्रांति के दौरान सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हैं हम्फ्री डेवी। जो देखते हैं माइन वाइन में जो काम करते हैं लोग, ठीक है, कोयला खदान में, उनके माथे पर क्या होता है? टॉर्च होता है बढ़ता हुआ। तो उसका जो है आविष्कार किसने किया है? हम्फ्री डेवी ने किया है, ठीक है ना। आगे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी? तो इसमें IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना साथ में हुई थी, याद रखिएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन दो संस्थाओं की स्थापना की पर सहमति बनी? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं इसको, और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना साथ में हुई थी 1944 में। देखिए जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1944 में हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसे ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा, इसको जुड़वा भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों साथ में ही दोनों संस्थाओं की स्थापना हुई है।
मैं क्यों इतना देर लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है कि हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा और टिक मार दिया। इसके नीचे एक्सप्लेनेशन में भी और इसे अच्छे से पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? 1944 में हुआ। तो ब्रेटन वुड्स ट्विन्स किसे कहते हैं? IMF और विश्व बैंक को। आगे देखते हैं, समवर्ती सूची में निम्नलिखित में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो समवर्ती सूची में जो होगा पुलिस शामिल नहीं होगा, क्योंकि पुलिस राज्य के अंदर आता है। बाकी समवर्ती सूची में शिक्षा भी होगा, कृषि भी होगा और रक्षा भी होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा मूल रूप से राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो शामिल, अच्छा कौन है शामिल पूछ रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में निम्नलिखित में कौन सा विषय शामिल है? तो अभी शिक्षा है। शिक्षा पहले था क्या? शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, जिसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस में डाला गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ए हो जाएगा, शिक्षा। चलिए, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो दल बदल है अनुसूची 10 में, ठीक है। दल बदल इसको कब लाया गया है? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो 10वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया है, ठीक है। मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूची थी आपको कमेंट में बताना है। चलो मैं बता देता हूँ, 8 जो है अनुसूची, ये जब संविधान बना था तो 22 भाग, 22 कितने भाग? 22 भाग, ठीक है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। बाद में जाके 4 अनुसूचियाँ जुड़ती गई और 12 अभी अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र को। इसको व्हाइट कॉलर जॉब भी कहा जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाइट कॉलर जॉब भी कहते हैं किसको? तृतीय क्षेत्र को ही। तृतीय क्षेत्र का एक और नाम है सेवा क्षेत्र, ठीक है। जालवे राइन क्या था? तो जालवे राइन एक सीमा शुल्क संघ था, ये तो याद ही होगा। 1834 में प्रसिया की पहल पर जालवे राइन नामक एक सीमा शुल्क संघ का गठन किया गया था, जिसे शुल्क अवरोधों जिसने क्या किया? जिसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली रेगुर मृदा के संबंध में सत्य कौन सा है? तो सत्य यही है कि काली मृदा रेगुर मृदा को कहते हैं और यह कपास के लिए उपयुक्त है। इसका आंसर हो गया सी। बोलीविया में हुए जल युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो जल युद्ध जो हुआ था वह पानी के निजीकरण के खिलाफ हुआ था। कितना ईस्वी में? 2000 ईस्वी में हुआ था, 2000 ईस्वी में, ठीक है। बोलीविया में जल युद्ध का मुख्य कारण क्या था? पानी के निजीकरण के खिलाफ ये युद्ध हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था। कितना में? देखिए, बोलीविया के कोचबम्बा शहर में नगर निगम द्वारा जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेचने और पानी की कीमत में वृद्धि के लिए जो है यह संघर्ष हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा। आगे, काली मृदा रेगुर में किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो याद रखना है कि मैग्नीज, इसमें ध्यान रखिए, काली मृदा में सब कुछ रहता है, लेकिन जो है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस देखिए यहाँ पे लिखा फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। तो ऑप्शन में इनमें से जो रहेगा, अभी तो हमारे ऑप्शन में क्या है? फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस मार देंगे। नाइट्रोजन भी कमी होता है किसमें? काली मिट्टी में। और जैव पदार्थों की भी कमी होती है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार अभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस भी नहीं होता है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। होता है, न के बराबर होता है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा नहीं है? तो बताओ, संघ सूची का हिस्सा कौन नहीं होगा? पुलिस नहीं है। पुलिस आता है राज्य सूची में। पुलिस किस में आता है? राज्य सूची में। लेकिन विदेशी मामले हो गए, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है? ये सब केंद्र सूची का भाग है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग देता है। जैसे कि मान लो कि बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा? ठीक है, आरजेडी है, उसका चुनाव चिन्ह क्या होगा? जेडीयू है, उसका चुनाव चिन्ह जो भी है, ये सब किसके द्वारा दिया गया है? ये सब निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो ये तुर्की में, पता है कि खलीफा का पद जो है अंग्रेजों द्वारा हटा दिया गया था। उसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 ईस्वी में ही। और 1919 में और कौन कौन सी घटना हुई है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है भारत में।
गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने क्या किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक हैं जोहान्स गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं ये। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले बाइबल छापा था। क्या किया था? बाइबल छापा था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो ये तो पहले भी देख चुके हम लोग। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 ईस्वी को। कितना ईस्वी को? 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। याद रखना, ये बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आएंगे। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में कितने बैंक? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। देखिए, गिद्धकूट पर्वत पर रज्जू मार्ग स्थित है। बिहार के राजगीर में गिद्धकूट पर्वत पर क्या है? रज्जू मार्ग स्थित है। तो रज्जू मार्ग कहाँ हो जाएगा? राजगीर। भारत में योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसका गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और अब जो नीति आयोग है, तो ये नीति आयोग कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। लेकिन योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था पूछ रहा है। तो देखिए, जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ है? 5 मई 1818 ईस्वी को। 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। 5 मई 1818 ईस्वी को। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होगा, मतलब वह क्या है? वह विकसित हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जिन देशों की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक हो जाती है वो सब विकसित देश हैं। हम लोग विकासशील देश में आते हैं भी। संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये इसमें हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि चीन है और ब्रिटेन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एकात्मक प्रणाली पाई जाती है, तो यहाँ पे अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये कंबोडिया में है और सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। यह किसका मंदिर है? तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका है? भगवान विष्णु का मंदिर है अंकोरवाट का जो मंदिर है ये। अच्छा, इसका निर्माण कब किया, किस शताब्दी में हुआ है? तो 12वीं शताब्दी में हुआ है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सबको पता है, आरबीआई है। आरबीआई यही क्या करता है? मौद्रिक नीति को नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आरबीआई करता है। आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रेस छापने का अधिकार भी, जो प्रेस को बोलने की आज़ादी है, प्रेस छापने का अधिकार, ये सब 19 के ए में है, ठीक है। कहीं घूमने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये सब किस में मिला है हमको? आर्टिकल 19 में मिला है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो देखो, लोकतंत्र कितना सफल होगा वह वहाँ के नागरिकों के विवेक पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए कोई आदमी क्या कर रहा है, तो मुर्गा चावल पाशाला कि एक दिन के लिए मुर्गा खा लिया, ठीक है, दारू पी लिया और वोट दे दिया, तो एक दिन से उसका क्या हो जाएगा बताओ आप? तो ये इसका विवेक काम नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है वहाँ के नागरिकों पर कि वह किस प्रकार उसमें क्या करते हैं, कितना विवेक से उसमें सहभागिता निभाते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। आगे, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में। कितना में? 1907 में। अब तो ये झारखंड का पार्ट हो चुका है, लेकिन पहले कहाँ था? पहले बिहार का ही पार्ट था। तो टिस्को की स्थापना कब हुई है? 1907 ईस्वी में, जमशेदजी टाटा के द्वारा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो फिर उसके लिए चाहिए हमको इंफ्रारेड कैमरा चाहिए होता है। जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको पता लगाने के लिए क्या चाहिए? इंफ्रारेड कैमरा चाहिए। इंफ्रारेड कैमरा, इसका आंसर बी हो जाएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक जो है वह विकास हो जाएगा, क्योंकि अशिक्षा से तो हमें कोई मतलब है नहीं। निर्धनता, विषमता,
ये सब थोड़ी हमारे लिए सहायक होंगे। हमारे लिए क्या है, विकास सहायक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किस अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर दी थी, रातों रात कर दिया था? इसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या किया, अपना लैंग्वेज ही चेंज कर दिया रातों रात, बंगाली से इंग्लिश कर दिया। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की थी? तो 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने क्या किया, तो गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की? सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके गाइस, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आई होप आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से क्या करेंगे, कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट साइंस या सोशल साइंस या हिंदी या संस्कृत का मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर